गुड मॉर्निंग ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले टॉपिक पढ़े हैं, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिज्म। हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है हमारे पास। हम लोग देखते हैं कि कांच का एक त्रिभुज होता है, जैसे हमने देखा होगा इस प्रकार से ट्राइंगल होता है। इस ट्राइंगल एक कांच की आकृति होती है, यानी कि दो अपवर्तक सतह किसी एक कोण के ऊपर झुकी हुई होती है, तो इस आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। दो अपवर्तक यानी कि पारदर्शी कांच होता है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ, दो पारदर्शी पृष्ठ किसी एक ही एंगल के ऊपर, किसी एक ही कोण के ऊपर झुके हुए होते हैं, तो इस आकृति को, इस स्ट्रक्चर को, इस कांच की त्रिभुजाकार आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म नाम देते हैं। तो ये देखते हैं अब हम इससे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक प्रिज्म कोण होता है, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये प्रिज्म कोण हमेशा 60 डिग्री का रहेगा। ये एक समबाहु त्रिभुज होता है। एक आकृति जो होती है समबाहु त्रिभुज की होती है, हमेशा ही इसकी वैल्यू 60 डिग्री हमें प्राप्त होगी। फिर हम बात करते हैं प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। तो हम लोग टॉपिक है हमारे पास प्रिज्म से अपवर्तन। तो हम लोग देखते हैं प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में, किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं इसको। तो हमारे पास एक प्रिज्म दिया जा रहा है, हमने इसको नाम दे दिया है ए बी और सी। ए बी और सी हमने इस प्रिज्म को नाम दे दिया है। तो हम लोग देखते हैं इस पृष्ठ के ऊपर एक किरण आपतित हो रही है। इस किरण को नाम दे दिया मैंने पी क्यू, और ये आपतित किरण होगी क्योंकि इस पृष्ठ के ऊपर आपतित हो रही है, और ये बाहर विरल माध्यम है और कांच के अंदर यह सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन, हम बात कर लेते अभिलंब डाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास हमने एक अभिलंब डाल लिया है, ये भी एक अभिलंब डाल लिया है। अभिलंब मतलब किसी समतल के ऊपर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये एक समतल पृष्ठ है, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया मैंने। ये भी एक समतल पृष्ठ है, तो इसके ऊपर 90 डिग्री के कोण के ऊपर हमने एक लंब डाल दिया है। तो ये दोनों अभिलंब है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये देखते हैं हम लोग अभिलंब की तरफ झुक चुकी है, अंदर की तरफ मुड़ चुकी है। तो ये तो थी आपतित किरण, और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर चुकी है किसी अपवर्तक पृष्ठ से जाते हुए, तो ये आपतित किरण बन जाती है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो अपवर्तित किरण थी, फिर से एक बार ये वापिस विरल माध्यम में जा रही है, यानी कि कांच के अंदर से, त्रिभुज के अंदर से, प्रिज्म के अंदर से निकलते हुए बाहर की तरफ गमन कर रही है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये हम लोगों ने अपवर्तन के नियमों के अंदर पढ़ लिया था। तो इस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण होती है। तो पी क्यू आपतित किरण है और क्यू आर जो हमें दे रखी है वह अपवर्तित किरण है, और आर एस निर्गत किरण हो चुकी है हमारी। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि यह तो हमारे पास आपतन कोण आई है, और ये हमारे पास निर्गत कोण ई होता है। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं I2, और इसको नाम दे दिया हमने I1। और ये हमारे पास अपवर्तन कोण है R1, और इसकी अपवर्तन कोण को नाम दे दिया हमने R2, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने E। और फिर हम लोग देखते हैं इस किरण को हम लोगों ने पीछे बढ़ाया, और इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला डेल्टा जो होता है वह विचलन कोण प्राप्त होता है, और यह प्रिज्म कोण ए है। दोबारा से देखेंगे हम इसको। एक प्रिज्म दे रखा है ए बी सी, कांच का एक त्रिभुजाकार आकृति है। हमने क्या किया, इस पृष्ठ के ऊपर एक लंब डाल दिया है जिसे हम अभिलंब कह रहे हैं, और ये भी हमने यहाँ पर एक अभिलंब डाला हुआ है। और हम यहां से देखें तो इस समतल के ऊपर एक किरण आपतित हो रही है पी क्यू, जिसे हम आपतित किरण नाम देते हैं, और ये विरल माध्यम है और कांच के अंदर सघन माध्यम रहेगा, और उसके बाद फिर से बाहर विरल माध्यम रहेगा। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है
तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो हम यहां से देख सकते हैं अभिलंब की तरफ झुक रही है। और उसके बाद हम यहां से देखते हैं जब सघन से विरल जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण हो चुकी है। आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, आपतन कोण होता है I1, और ये निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है। निर्गत कोण मैंने I2 नाम दे दिया है, चाहो तो आप इसे E भी लिख सकते हो, इमर्जेंट एंगल कहते हैं। और ये हमारे पास अपवर्तन कोण R1 और ये हमने R2 दे दिया है। कि वास्तव में हम लोग जैसे एक कांच का कोई मैंने गुटका ले लिया है, ये प्रकाश किरण घुस रही है, यहाँ पे एंटर हो रही है। वास्तव में तो ये प्रकाश किरण अब सीधी जानी चाहिए थी, अगर हम कांच का गुटका ना ले तो प्रकाश सग रेखा में गमन करना चाहिए था, परंतु विरल से सघन माध्यम में आने की बजाय ये अभिलंब की तरफ झुक चुका है और फिर यहां से सघन से विरल जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट रहा है। देखो इतना हमारे पास ये डिफरेंस आया है या नहीं आया है, तो ये हमें इस किरण में इतना डिफरेंस प्राप्त हुआ है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण में परिवर्तन आया है उसे ही हम लोग विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। कितना परिवर्तन आया है कोण में, पहले एंटर होने में और जब वापस उसी माध्यम, पहले भी विरल माध्यम था, प्रकाश किरण विरल माध्यम में है और सघन से जाकर के वापस विरल में आ गई है, तो सेम मीडियम होने की वजह से फिर भी कोण में जितना डिफरेंस आया है वह विचलन कोण कहलाएगा और प्रिज्म कोण ए होगा हमारे पास। हम देखते हैं इससे अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार से प्राप्त करते हैं हम लोग, इसका अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं, इससे प्रिज्म कोण हम ज्ञात करते हैं, इससे विचलन कोण हम ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे हम किस प्रकार से इसको लेते हैं। तो हमने इसको एक नाम दे दिया है O, इस पॉइंट को। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज QERA से। तो हमें चतुर्भुज दिखाई दे रहा है QERA, ये हमें दिखाई दे रहा है सभी को। तो इसके अंदर हम देखेंगे कोण A प्लस कोण AQE, कोण A कोण AQE प्लस कोण QER और फिर एंगल हमारे पास कोण ERA। तो हमने ये ले लिए हैं और हमें पता है चतुर्भुज के अंदर ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया है, इक्वेशन नंबर हम इसको एक नाम दे देते हैं। और फिर हम लोगों को यहां से दिखाई दे रहा है एंगल AQE ये वाला और एंगल ERA, एंगल ERA, ये हमें दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा, क्योंकि 90-90 होने के कारण प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और दोनों का योग एवरी जो है हमारे पास 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करते हैं, ये वैल्यू AQE और ERA की जगह में 180 डिग्री पुट कर सकता हूं इक्वेशन 2 से, क्योंकि हमारे पास AQE और ERA की वैल्यू 180 है। तो हम इसकी जगह पुट करेंगे एंगल A प्लस एंगल, फिर बचेगा QER प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर पीछे देखते हैं एंगल A प्लस एंगल QER इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो ये बच जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर हमने 3 नाम दे दिया इसको। 180 उस साइड जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया है, माइनस होने की वजह से 360 माइनस 180 तो 180 बच जाएगा, इसकी वैल्यू हमने पुट अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहां से देखते हैं एंगल जो त्रिभुज है QER से, जो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है QER से। तो हम देखते हैं यहां से हमें क्या मिल रहा है, एंगल एक तो R1 और फिर एक एंगल R2 और फिर एंगल QER, ये भी कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे तीनों कोण त्रिभुज के, ये भी R1 R2 और ये QER। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 4 नाम दे देते हैं। बाय इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या करते हैं, QER की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, या फिर हम लोग ये काम करते हैं 180 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या बचता है देखेंगे, R1 प्लस R2 और फिर हमारे पास
प्लस क्यू ई आर इज इक्वल टू 180 की जगह पुट किया ए प्लस एंगल क्यू ई आर, तो ये कैंसिल होगा, पीछे क्या बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू प्राप्त हुई है। फिर हम देखते हैं a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हमें फाइंड हुआ है, प्राप्त हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 नाम दे दिया है। फिर हम लोग यहां से देखते हैं कि एक हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू है हमें प्राप्त हो रही, तो ये है इधर जा रही है, और फिर हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है इधर की तरफ। ये जो एंगल है, और एक फिर हम लोग देखते हैं ये वाला एंगल, और फिर एक ये एंगल है कि ये एक जो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो बाहरी कोण के बराबर होता है। तो हम लोग यहां से देखेंगे कि ये हम लोगों को वैल्यू चाहिए इसकी, तो दोनों को, इन दोनों को जोड़ता हूं तो बार वाला प्राप्त होता है, इसको मैंने x मान लिया, यदि तो x प्लस R1 को प्राप्त करेंगे तो I1 मिलता है हमें, क्योंकि बाहरी कोण का मान आंतरिक के योग से होगा। तो इफ हमके x की वैल्यू चाहिए तो I माइनस R1 होगा, तो ये वैल्यू होती है I माइनस R1। इसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो I2 प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू करेंगे तो I2 माइनस R2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहां से देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं त्रिभुज QOR से, तो त्रिभुज बात करते हैं हम लोग QOR से, तो हम लोग देखेंगे फिर बाहरी कोण कौन है, डेल्टा, आंतरिक कोणों के योग से प्राप्त होगा। आंतरिक है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे अंदर वाले कोणों को तो बाहरी का मान प्राप्त होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचता है R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की जगह मैं A भी लिख सकता हूं, तो यहां पे हमें मिल जाएगा एंगल A हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 में हमें पढ़ा है R1 प्लस R2 पे। इफ जो विचलन बहुत कम और नगण्य के बराबर है, कि डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम की इक्वल हो, बहुत कम प्राप्त हो, तब हमारे पास I1 और I2 भी इक्वल होंगे और R1 और R2 भी इक्वल होंगे। जैसे मैंने R नाम दे दिया और I1 I2 को मैंने I मान लिया, ये जिस एंगल से एंटर हुई है उसी से बाहर निकल जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएंगे if ये एंगल बिल्कुल जो है मिनिमम होता है। तो हम इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं, डेल्टा M इज इक्वल टू I और I कितना हो जाएगा 2I माइनस, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, आप A लिख सकते हो तो या फिर आप 2R भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर A लिख दिया। if मैं यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो हमें क्या मिलता है, देखेंगे हम लोग, तो 2I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, और I की वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा M प्लस A अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 6 नाम दे दिया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा ही था 5 नंबर इक्वेशन से कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था, तो R प्लस R, A इज इक्वल टू होगा 2R, R की वैल्यू फाइंड करेंगे A अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 7 आ चुकी है। तो हमारे पास I की भी वैल्यू आ चुकी है, R की भी वैल्यू आ चुकी है। फिर स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल लॉ, स्नेल नियम से कि n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम लोगों ने ये लिख लिया, n इज इक्वल टू, n यहाँ पर अपवर्तनांक है, साइन I की वैल्यू है हमारे पास डेल्टा M मिनिमम, A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, और नीचे आ जाएगा साइन A अपॉन 2। R की भी वैल्यू पुट कर दी, I की भी वैल्यू पुट कर दी हमने। तो ये हमारे पास इस प्रिज्म का, ये प्रिज्म जिस पदार्थ से बना हुआ, जिस कांच से बना हुआ है, उस कांच का अपवर्तनांक इतना प्राप्त हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू आप चाहो तो म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हो अपवर्तनांक को, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर लिया है, और आगे हम इसका विचलन कोण ज्ञात करना चाहें तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो हम लोग देखेंगे हम इसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे प्राप्त होती है हमें। तो फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू हमारे पास था sin i अपॉन sin r। मैंने मान लिया कि sin i बहुत छोटे एंगल के लिए sin i इज इक्वल टू i के इक्वल हो गया और sin r अप्रॉक्स r के इक्वल हो गया, तो n इज इक्वल टू i अपॉन r प्राप्त हो जाएगा। n इज इक्वल टू i की वैल्यू थी हमारे पास a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 और नीचे था a अपॉन 2। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया है, तो ये बन जाएगा एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम फाइंड करते हैं तो एन ए इस साइड जा करके माइनस का हो जाएगा। ए को हमने कॉमन ले लिया है तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ए इंटू एन माइनस 1 फाइंड हो जाएगी। ए यहाँ पर प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण है 60 डिग्री होता है। एन उस माध्यम का अपवर्तनांक है, जिस माध्यम से जिस पदार्थ से जो प्रिज्म है वो बना हुआ उस कांच का अपवर्तनांक n होगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से तो हम इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से जो डेल्टा मिनिमम है, जो विचलन कोण का मान है न्यूनतम विचलन कोण का, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक टू रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो प्रिज्म हमने पढ़ा है, प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है, तो हमें बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है 11.19 कि n इज इक्वल टू अंडर रूट 3। n की वैल्यू गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसकी अपवर्तन कोण के बराबर है कि a की वैल्यू डेल्टा m के इक्वल है, तो प्रिज्म कोण का मान क्या होगा। तो मींस हमसे a की वैल्यू पूछी जा रही है, प्रिज्म कोण की वैल्यू पूछी जा रही है, कितनी होगी n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2। ये फॉर्मूला अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें a और डेल्टा मिनिमम इक्वल दे रखे हैं, तो डेल्टा मिनिमम की जगह हमने a को पुट कर लिया है और नीचे हमारे पास साइन a अपॉन 2 पड़ा है। n इज इक्वल टू साइन और ये बन जाता है 2a अपॉन 2 और नीचे साइन a अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू साइन a अपॉन 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं साइन a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, तो साइन a का 2 साइन a बाई 2 और कोस a बाई 2 बन जाएगा। तो ये वैल्यू हम साइन a की जगह पुट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 और कोस a बाई 2 और अपॉन में पड़ा है साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा n की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 और कोस a अपॉन 2। अंडर रूट 3 2 अपॉन में आ जाएगा कोस a अपॉन 2। तो हम लोग यहां से देखते हैं कोस इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 2, कोस के अंदर ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो 3 अपॉन 2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 30 इज इक्वल टू a अपॉन 2, तो a की वैल्यू फाइंड करते हैं 30 इंटू 2, तो 60 डिग्री आ जाएगा। और वैसे भी आपको हमने बताया था कि जो प्रिज्म कोण होगा वो हमेशा 60 डिग्री ही रहता है, क्योंकि कांच जो होता है ये त्रिभुज ये हमेशा एक समबाहु त्रिभुज होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 60 डिग्री ही आनी चाहिए। तो हम यहां से देख सकते हैं हमें इसकी वैल्यू जो है प्रिज्म कोण 60 डिग्री प्राप्त होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 11.20। हमें क्या गिवन है कि एक छोटे कोण A के प्रिज्म की एक पृष्ठ पर आपतन कोण I पर आपतित होता है तथा इसके विपरीत पृष्ठ से अभिलंबवत निर्गत होता है। अभिलंबवत निर्गत अभी हो सकता है यदि हमें इस पृष्ठ के ऊपर किरण जो है लंबवत आपतित होती हो, अर्थात R2 की वैल्यू 0 होती हो। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हमने A फाइंड किया था। हमें R2 की वैल्यू तो 0 दे रखी क्योंकि लंबवत किरण आपतित हो रही है और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दूसरा जो अपवर्तन कोण का मान 0 हो। तो R1 की जो वैल्यू है वो A के इक्वल हो सकती है। हमें फाइंड करनी है I की वैल्यू आपतन कोण की, तो हमने पढ़ा n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 हो जाएगा क्योंकि R2 तो 0 था। फिर हम लोग देखते हैं बहुत छोटे कोण के लिए, एंगल के लिए, तो साइन I इज इक्वल टू I हो जाएगा और साइन R1 इज इक्वल टू R1 हो जाएगा।
n इज इक्वल टू आई अपॉन R1 हो सकता है n इज इक्वल टू आई अपॉन R1 की वैल्यू a की इक्वल थी, तो i इज इक्वल टू n a हमें फाइंड हो जाएगा, जो कि इसका आपतन